हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को हम आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पालमपुर एक किस तरीके का विलेज है, तो उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि कैसा पालमपुर एक किस तरीके का विलेज है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि पालमपुर में प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वहाँ पर लैंड कितना है, वो लैंड सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस लैंड पर वर्क करने के लिए लेबर कहाँ से आती है और काम के लिए कैपिटल कहाँ से आती है। यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से और एक पालमपुर का ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है। इस चैप्टर का मेन पर्पस है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझाना कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में मेनली आप देखोगे तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन्हीं चीज़ों की स्टडी हम करते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो इस चैप्टर में अपन कंजम्पशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज टू इंट्रोड्यूस यू टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ठीक, अब बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो वो क्या है, फार्मिंग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एंड शॉपकीपिंग एटसेट्रा। बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसमें हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। किस टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की, कुछ मैन मेड आइटम्स की, कुछ ह्यूमन एफर्ट की और कुछ मनी की, है ना। इन सारे रिसोर्सेज के हेल्प से हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर पाते हैं और हम सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, डिज़ायर है ना। सो हम इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को कैसे समझना है, पालमपुर की स्टोरी से। तो पहले हम ये समझें कि पालमपुर विलेज कैसा है। यदि हम इसके सारे फीचर्स देखें तो हमें ये लगेगा कि ये एक डेवलप्ड विलेज है ना। जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वेल कनेक्टेड है एक पास के बड़े विलेज रायगंज और छोटे टाउन शाहपुर से। कैसे कनेक्टेड है, थ्रू अ ऑल वेदर रोड। ठीक है, ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है, जो साल भर चलती है। ठीक है, तो एक ऑल वेदर रोड है जो कनेक्ट करती है शाहपुर और रायगंज से पालमपुर को। ठीक है, रायगंज एक बड़ा विलेज है और शाहपुर एक छोटा टाउन है। ठीक, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं। इन 450 फैमिलीज में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं और इनके जो हाउसेज हैं, कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े हाउसेज हैं, ये काय के बने हुए हैं, ब्रिक एंड सीमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, जो बचे हुए लोग हैं, इन 80 के अलावा जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से भी हम ये देखते हैं कि 150 फैमिलीज लैंडलेस हैं। 150 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1/3 है यहाँ पर, 450 का 1/3 कितना हो जाएगा, 150 फैमिलीज, है ना। तो 150 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स की हैं, जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हैं और ये कहाँ रहते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, बाहर साइड का जो एरिया होता है, और ये कच्चे मकानों में रह रहे हैं जो काय के बने हैं, मड एंड स्ट्रॉ के बने हुए हैं। ये तो हमने देखा कि वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ की बात करें तो हर एक घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। हम देखें तो जनरली ये सारी चीज़ें गांव में अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं अभी भी इंडिया में जहां पर 2 प्राइमरी तो छोड़ो, 1 प्राइमरी स्कूल मिलना मुश्किल होता
है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया एक डेवलप्ड विलेज है, क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, स्कूल्स भी हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हैं। तो क्या क्या देखा हमें? फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर सेंटर, है ना। इरिगेशन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए, और उसके कारण ट्यूबवेल्स के कारण क्या है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी है ना। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर हमको लग रहा है कि एक पालमपुर जो है एक डेवलप्ड विलेज है, और यहाँ पर 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी में एग्रीकल्चर ही आएगा और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, तो फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है पालमपुर में। तो अब हमें पढ़ना है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जैसे कि हमने पालमपुर की बात करी वैसी ही कंडीशन इंडिया की है। इंडिया में भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब इस पर डेटा अलग अलग मिलता है। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बुक्स हैं उनमें बहुत पुराना डेटा है। जैसे कई जगह आपको अभी भी देखने में मिलेगा कि फार्मिंग पर डिपेंडेंट लोगों का जो परसेंटेज बताते हैं, कई जगहों पर 75%, कई जगहों पर 66% और कुछ जगहों पर उससे कम। तो अब नए डेटा जो आए हैं इसमें आप देखोगे कि अभी भी लगभग 50% के आसपास पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है अपनी इनकम के लिए, लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, तो इंडिया में भी सेम कंडीशन है जैसे कि पालमपुर में है कि मैक्सिमम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में और कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक, अब ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, है ना। क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन चारों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम हमारे लिए जो भी डिजायर्ड गुड्स या सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये सारा प्रोडक्शन कैसे होता है हमें समझना है पालमपुर की स्टोरी के थ्रू। लेकिन पहले इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एयर, ये सब क्या है? अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जमीन है लेकिन पानी नहीं है, तो क्या एग्रीकल्चर हो सकता है? जमीन है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, ये सब जो हैं हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये जो लैंड अकेला कई बार हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस जिसमें आएगा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, चाहे तो हम एयर भी लिख सकते हैं, ये सभी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनके बिना आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में ही हम बात करें, एग्रीकल्चर में हमको प्लॉयज चाहिए या अदर जो भी हमें टूल्स लगते हैं वो सब चाहिए, तो वो इन मिनरल्स से ही तो बनेंगे, है ना। तो बिना मिनरल्स के, बिना लैंड के, बिना वाटर के प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है लेबर। लेबर यानी कि मैन हु विल डू द वर्क, या मैन वर्ड यूज ना करें, हम उसकी जगह पीपल लिखें, पीपल हु विल डू द वर्क। ठीक है, अब इसमें भी देखो, लेकिन लेबर एक्चुअली में है क्या? लेबर क्या है? जो काम वर्कर्स कर रहे हैं उस काम को हम लेबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मैं एक वर्कर हूं जो रिक्वायर्ड लेबर प्रोवाइड करा रहा है ना। तो हमेशा याद रखिए, वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फिजिकल कैपिटल। क्या होती है फिजिकल कैपिटल? हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हमको कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हम ये जो इनपुट्स दे रहे हैं, इन इनपुट्स को ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल कैपिटल, है ना। तो व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक,
अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स है, मतलब कि कई सालों तक आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, जैसे कि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। एक बार आपने इनमें इन्वेस्ट कर दिया तो कई सालों तक इनको यूज कर सकते हैं, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर बार नया नहीं खरीदना पड़ेगा, है ना। एंड वर्किंग कैपिटल, नाम से समझ में आ रहा है, वर्किंग है, कंटिन्यूसली यूज होती रहती है ना, मतलब कि गेट यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाती है, अगली बार यूज नहीं कर पाओगे, अगली बार के लिए दूसरा नया लाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, अगली बार नया लगेगा, रॉ मटेरियल नया लगेगा, पैसा नया लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो सब ग्रुप्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है एक्चुअली में, हमारा जो नॉलेज और एंटरप्राइज हम यूज करते हैं वो सब प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे लिए जरूरी है या मार्केट के लिए जरूरी है ना, यानी कि हम मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या है ये, नॉलेज एंड एंटरप्राइज, जो कि इन तीनों को कंबाइन करेगा और उससे हम प्रोड्यूस करेंगे आइदर फॉर योरसेल्फ और सेल इन द मार्केट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस शुरुआत के तीन पर होगा, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल पर। ह्यूमन कैपिटल जो है इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा लैंड, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। अब सबसे पहले हम आते हैं लैंड की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, फार्मिंग का एग्जांपल लेंगे, पालमपुर की स्टोरी के थ्रू ही समझेंगे। लैंड कैसा है, फिक्स है, फाइनाइट रिसोर्स है, इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, जितना है उतना ही रहेगा, है ना। अब हमने पालमपुर की बात की तो पालमपुर में 75% लोग जो थे दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब इसमें क्या था, जितनी भी जमीन थी पालमपुर में वो पूरी यूज की जा रही थी एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ी बहुत जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए पड़ी हुई थी उसको भी कन्वर्ट कर लिया गया एग्रीकल्चर में बाय 1960s, ठीक है। मतलब अब जमीन को और फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप फॉर इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। नई जमीन, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसका तरीका क्या है, और एरिया एक्सपेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन अब पालमपुर में हमने देखा कि ज़मीन फिक्स हो चुकी है, पूरा का पूरा एरिया जो मैक्सिमम जो यूज़ किया जा सकता था प्रोडक्शन के लिए वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है तो हम कैसे और प्रोड्यूस करें सेम पीस ऑफ लैंड से, भाई इतना फिक्स हो गया ना लैंड, तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस एंड व्हाई डू वी नीड टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। ये दो क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम देखते हैं व्हाई, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि लैंड जो है वो लिमिटेड है और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है। तो दो क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाई वी नीड टू प्रोड्यूस मोर, वी नीड टू प्रोड्यूस मोर बिकॉज लैंड इज लिमिटेड एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां से दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भैया जरूरत तो है ज्यादा प्रोड्यूस करने की सेम पीस ऑफ लैंड से, लेकिन कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम अ सेम पीस ऑफ लैंड। तो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। एक जमीन पर एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करना क्या कहलाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक साल में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जैसे कि रबी सीजन में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वीट, मस्टर्ड, इसके अलावा और भी कई सारी क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही खरीफ सीजन में हम राइस, ग्राउंडनट, इसके अलावा सोयाबीन और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम
खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं खरीफ सीजन में, वैरायटी सबसे ज़्यादा मिलेगी खरीफ सीजन में क्योंकि रेनी सीजन होता है। और जैसे सीजन में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं ये एक साल में, लेकिन अलग अलग सीजन में, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। भाई विंटर सीजन में मैंने वीट प्रोड्यूस कर लिया और खरीफ सीजन में मैंने ज्वार और बाजरा प्रोड्यूस कर लिया। या फिर मान लीजिए मेरे को ज्वार एंड बाजरा प्रोड्यूस नहीं करना, मुझे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो कोई मैं लेग्यूमिनस क्रॉप प्रोड्यूस कर लूंगा, जैसे कि कोई पल्सेस। खरीफ सीजन की बहुत सारी पल्सेस होती हैं, उनमें से कोई पल्स प्रोड्यूस कर ली जाएगी, है ना। तो एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये क्या कहलाती है? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या कहलाती हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब है जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका यूज करना, जैसे कि HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीनरी। यहां पर भी हमें नजर आ रही हैं ये सारी चीजें। जैसे इरिगेशन के लिए हम कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, इन सब का यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। ठीक है। फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, इसके अलावा इनको चलाने के लिए डीजल भी चाहिए। ये सब क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। ठीक है। तो यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, यही कहलाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो इन दोनों मेथड से हम फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि एक में एक सीजन में जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी यील्ड ज्यादा है ना। तो क्या है भाई डिफरेंस, क्या रखता है? मेन डिफरेंस क्या है? यील्ड। अब ये यील्ड क्या होती है भाई? यील्ड क्या होती है? यील्ड माने कि एक सीजन में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से हमने जितना प्रोडक्शन किया वो उस लैंड की यील्ड है। मान लीजिए हमने 1 हेक्टेयर लैंड से 1300 किलोग्राम्स वीट प्रोड्यूस किया, तो उस लैंड की, उस 1 हेक्टेयर लैंड की यील्ड कितनी हो गई? 1300 किलोग्राम्स। तो यील्ड क्या होती है? यील्ड मतलब क्या है भाई? क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, है ना। तो एक सीजन में जो प्रोड्यूस किया वो यील्ड होती है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यील्ड का डिफरेंस आता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यील्ड ज्यादा होती है और मल्टीपल क्रॉपिंग में कम होती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड को मिक्स करके यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यील्ड बढ़ती कैसे है? यील्ड बढ़ने का मेन रीजन क्या है? सिंगल प्लांट पर नंबर ऑफ ग्रेन्स का बढ़ जाना। मल्टीपल क्रॉपिंग में जनरली क्या होता था कि ट्रेडिशनल सीड्स का यूज किया जा रहा है, उसमें इरिगेशन बहुत ज्यादा नहीं है, रेन पर डिपेंडेंट होते थे, है ना। और जो फर्टिलाइजर्स जो होते थे, फर्टिलाइजर्स में भी जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते थे उनका यूज किया जाता था। ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या हो रहा है? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, HYV सीड्स का यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है ताकि फसल खराब ना हो, है ना। इस सब चीजों के कारण क्या होता है? सिंगल प्लांट पर नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ जाता है और इसके कारण यील्ड बढ़ जाती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग को मिक्स करके यूज कर रहे हैं। मतलब कि एक मिक्स टाइप से मिक्स फार्मिंग टाइप चल रही है ना। मेथड है मिक्स, क्यों? क्योंकि हम और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों मेथड को भी मिक्स कर दिया। ठीक। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में और मल्टीपल क्रॉपिंग में डिफरेंस क्या है। अब इसके बेसिस पर यदि हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में हमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि यहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज हो रहा है। और यदि हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो पालमपुर किसे रिजेंबल करेगा? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के विलेजेस होते हैं उस तरीके के विलेजेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले यूज की गई पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और यहां पर वीट का प्रोडक्शन बढ़ा। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम्स प्रोड्यूस होता था। जब HYV सीड्स का यूज किया गया, इरिगेशन का यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, तो ये जो प्रोडक्शन है ये 1300 किलोग्राम से बढ़ के 3200 किलोग्राम्स तक पहुंच गया। काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया ना, है ना।
तो पालमपुर जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के विलेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी हो रही है और मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो रही है। और इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जिसके कारण इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग भी की जा सकती है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि खरीफ सीजन में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स यहाँ पर, खरीफ सीजन यानी कि कौन सा समय, रेनी सीजन। तो यहाँ पर ये कम पानी वाली क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाजरा एंड ज्वार। ठीक है, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं अपने लिए फूड की तरह, और इसको कैटल फीड की तरह यानी कि चारे की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रबी सीजन में कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रबी सीजन यानी कि विंटर के टाइम पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये वीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, और जो बीच का टाइम है, अक्टूबर से दिसंबर का टाइम है, इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पोटैटो। यानी सारे फार्मर्स कम से कम 2 क्रॉप तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, और कई उसके अलावा ये तीसरी क्रॉप भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और जो इससे सरप्लस प्रोडक्शन होगा वो पास के जो बड़ा विलेज है रायगंज, वहां ले जाकर बेच देंगे, उससे इनको सेविंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसका यूज वो अगले साल प्रोडक्शन के लिए करेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और शुगर केन जो है ये शाहपुर में बेचा जा रहा है, या तो रॉ फॉर्म में या जैगरी के फॉर्म में। ठीक है, जैगरी या रॉ फॉर्म में शाहपुर ले जाकर शुगर केन बेचा जा रहा है। ये सब क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और ये वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि पालमपुर में प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा है, काफी बढ़ गया है प्रोडक्शन। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या इस तरीके से वो जो लैंड है जिस पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्या वो सरवाइव कर पाएगा, मतलब कि वो जमीन बंजर नहीं हो जाएगी या खराब नहीं हो जाएगी। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा इस तरीके से, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। शुरुआत में तो हमने देखा कि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हुए, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन इसके नुकसान भी हुए। क्या नुकसान हुए, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, इनको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम सारे रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर लिया हमने नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई है और वाटर टेबल भी डिप्लीट हो गया है, यानी ग्राउंड वाटर लेवल घट गया है, क्योंकि इरिगेशन के लिए हम इसका ओवर यूज कर रहे हैं। और सॉइल में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कैसे करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते जाते हैं, लेकिन सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी उसके कारण घटती चली जाती है। कैसे घटती है, इसको हम अपने डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे, है ना। लेकिन हमने ये देखा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन या मॉडर्न फार्मिंग मेथड के ये 2 ड्रॉबैक्स हैं। और भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड के, और इसके कारण हम देख रहे हैं कि लैंड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जिस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड, तो हम पालमपुर का एग्जाम्पल देखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सबसे पहले देखते हैं पालमपुर की बात। पालमपुर में हमने देखा था कि टोटल कितनी फैमिलीज थी, 450 फैमिलीज थी। इन 450 फैमिलीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, और तीसरी कैटेगरी है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है, स्मॉल फार्मर्स यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और लैंडलेस लेबरर्स यानी जिनके पास जमीन नहीं है, वो लेबर का काम कर रहे हैं। तो पालमपुर में 60 फैमिलीज जो हैं वो किसकी हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की हैं। 240 फैमिलीज किसकी हैं, स्मॉल फार्मर्स की हैं, और 150 फैमिलीज किसकी हैं, लैंडलेस लेबरर्स की हैं। ठीक है, अब इनको समझना है कि भैया इनके बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है। 60 फार्मर्स हैं, 60 फैमिलीज हैं जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की हैं। अब ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास इतने बड़े बड़े खेत हैं कि
जो स्मॉल फार्मर्स के पास है ना, उनको बहुत सारों को मर्ज कर दोगे तब जाके एक मीडियम या लार्ज फार्मर के बराबर उनका होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम ये 240 फैमिलीज की बात कर रहे हैं स्मॉल फार्मर्स की, ऐसा क्यों है, इतने छोटे छोटे लैंड क्यों है इनके पास, 2 हेक्टेयर से कम जमीन क्यों है? इसका मेन रीजन क्या है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हमारे पूर्वजों की जमीन हमारे बीच में डिवाइड कर दी जाती है और उसके कारण क्या होता है, लैंड एरिया वो है घटता जा रहा है। एक व्यक्ति है उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, उसके 2 बेटे हुए, उसको 2-2 एकड़ जमीन उसने डिवाइड कर दी, लैंड एरिया छोटा हो गया, है ना। अब एकड़ जो है वो इंडिया में यूज होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट है लैंड मेजर करने के लिए वो है हेक्टेयर। ठीक है, तो हेक्टेयर्स की हम बात कर रहे हैं कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों का नंबर बहुत ज्यादा है और 2 हेक्टेयर से ज्यादा वालों का नंबर बहुत कम है। पालमपुर में देखा 450 में से सिर्फ 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, वो लेबर है। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी है। कुछ इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। इंडिया में हम देख रहे हैं, ये मार्जिनल फार्मर्स की बात की हमने, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की। ठीक है, ये जो कलर है ये मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के पास एरिया देखो कितना है और उनका नंबर देखो कितना है, ये नंबर है और ये एरिया जो वो कल्टीवेट करते हैं। तो इंडिया में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का नंबर है 85% और टोटल एरिया जो वो कल्टीवेट कर रहे हैं सिर्फ कितना है, 44.6%। 85% लोगों के पास सिर्फ 44% एरिया है। बचे हुए जो 15% हैं ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं और इनके पास कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 55%, बहुत ज्यादा है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी सही करने की जरूरत है। तो ये बात हो गई लैंड की। अब हम आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट, क्या होती है, लेबर। अब ये लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा इस जमीन पर काम करने के लिए, तो इसको हम समझेंगे 2 कैटेगरीज में, एक स्मॉल फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दूसरे से काम करवाएं, तो स्मॉल फार्मर्स के खेतों पर कौन काम करेगा, वो खुद काम करेंगे, है ना। तो दे देमसेल्व्स प्रोवाइड लेबर फॉर देम, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास पैसा होता है कि वो दूसरों से काम करा सकते हैं, तो इनको लेबर कौन प्रोवाइड कराता है, लैंडलेस लेबरर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, तो लेबर जो है ये कहां से मिल रहा है, इन दोनों को हमको समझ में आ गया कि फार्म लेबर जो होती है स्मॉल फार्मर्स के केस में वो खुद होते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के केस में कौन होते हैं, स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स। अब हम लेबर की बात करते हैं। भाई लेबर की क्या कहानी है, लेबर जो है ना उसकी जमीन नहीं है, उस पर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो उस पर हक नहीं जता सकता, इसके बदले में उसे क्या मिलते हैं, वेजेस। काम करने के बदले में उनको क्या मिलते हैं, वेजेस। और ये जो वेजेस हैं ये कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में, यानी कि कुछ सामान दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, अब इस लेबर की हम बात जरा डिटेल में करें कि ये जो इनके वेजेस हैं ना ये एक जैसे नहीं होते, ये वेरी करते हैं। किन चीज़ों के बेसिस पर वेरी करते हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेजेस को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि रीजन, एक रीजन में वेजेस अलग हैं, दूसरे रीजन में वेजेस अलग हैं। क्रॉप, एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग या सोइंग है ना, तो क्रॉप के बेसिस पर भी और एक्टिविटी के बेसिस पर भी कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बेसिस पर लेबर के वेजेस जो हैं वो वेरी करते हैं। ठीक, फिर ये जो लेबर को जो वेजेस मिल रहे हैं ना ये पर डे बेसिस पर मिलते हैं। अब ये जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये भी फिक्स नहीं है, कभी लेबर को हो सकता है कि बहुत सारे दिनों का काम मिल जाए, हो सकता है किसी बार बहुत कम दिनों का काम मिले। तो ये जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी वेरी करता है। ठीक है, अब वेजेस में भी देखो, एक तो इन चीजों के बेसिस पर इन चीजों के बेसिस पर वेजेस वेरी कर रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। अब जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है ये 300 रुपए पर डे, ये कब का डेटा है, ये मार्च 2019 का डेटा है कि गवर्नमेंट ने 300 रुपए पर डे वेजेस फिक्स कर रखे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिलता कितना है 160 रुपीज, या इससे भी कम, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है। मतलब जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो तो नहीं मिलता। अब जब गवर्नमेंट ने 300 रुपए फिक्स किया है तो उसके बावजूद भी लेबर उससे कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत हैवी कंपटीशन है। हमने अभी देखा 85% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, सिर्फ 15% फार्मर्स जो हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। मतलब कि लेबर जो है ना उसका नंबर भी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अब स्मॉल फार्मर्स तो काम कराएंगे नहीं, कई बार तो स्मॉल फार्मर्स खुद ही दूसरे के खेत में लेबर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत हैवी कंपटीशन होने के कारण जो फार्मर्स जो लेबर होता है वो जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उससे कम वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लेबर का केस। अब आ जाते हैं हमारा फार्मिंग जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज कैपिटल। यहां पर हम फिजिकल कैपिटल को कैपिटल बोल रहे हैं। ये हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पीपल एज रिसोर्स में उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जब हम कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? फिजिकल कैपिटल। यहां पर भी हम देखेंगे कि स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा कहां से आता है एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास पैसा कहां से आता है। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स हम जानते हैं कि इनके पास पैसा होता नहीं है, हर बार इनको उधार लेना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं? बोरो मनी। अब उधार कई सोर्सेस से ले सकते हैं। ट्रेडर्स से ये उधार ले सकते हैं, मनी लेंडर से ये उधार ले सकते हैं, किसी रिलेटिव से ये उधार ले सकते हैं। तो ये बोरो कहां से करते हैं पैसा? मनी लेंडर से या ट्रेडर्स से, या फिर कुछ और सोर्सेज इनके पास जो भी हों, जैसे कि उनके रिश्तेदार, उन लोगों से भी ये पैसा उधार लेके खेती करते हैं। और इस पर जो उधार जो मिला ना, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। हाई कैसा? पर मंथ लिया जाता है, जैसे कि 4% पर मंथ या 5% पर मंथ, है ना। अब यदि उसको आप निकालोगे साल भर का, यदि साल भर पैसा नहीं चुका पाए तो 5% पर मंथ के हिसाब से 60% तक इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। लेकिन ये पर मंथ क्यों होता है? क्योंकि फार्मिंग में हम जानते हैं कि ये 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन जो होता है किसी भी क्रॉप की सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में, है ना। तो जनरली फार्मर्स जो होता है वो 4 महीने के लिए लोन लेता है, 5% के हिसाब से वो 20% उस पर इंटरेस्ट पे करता है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान है बहुत सारा स्मॉल फार्मर्स को, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके पास पैसा होता ही नहीं है, उनको हर बार उधार लेना पड़ता है। लेकिन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के साथ ऐसा नहीं है, इनकी खुद की सेविंग्स होती हैं। और जो सेविंग्स कैसे आती है? सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन मार्केट में बेचा, उससे जो पैसा मिला या तो उसको बैंक अकाउंट में सेव कर लेंगे और अगले साल यूज कर लेंगे उसको, या फिर उससे कोई मशीनरी खरीद लेंगे। ठीक है, तो मशीनरी वगैरह का भी यूज यदि ये कर रहे हैं तो उससे भी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से इनको क्या मिलती है? कैपिटल, फिजिकल कैपिटल इनको मिल जाती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि कैसे ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो यूज किए जाते हैं कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। अब ये हमने फार्मिंग की बात करी, लेकिन इस फार्मिंग के अलावा और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे कि डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट। इन सबको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, है ना। डेयरी करते हैं अपन, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वहां भी आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए। इन चीज़ों के बिना आप डेयरी नहीं चला सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर में। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।